नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूके प्राइम का है। उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बाजपुर के राजकीय महाविद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने महाविद्यालयों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने और साथ ही महाविद्यालयों को वाईफाई से जोड़ने की बात कही। निरीक्षण के बाद उच्च शिक्षा मंत्री ने महाविद्यालय में चल रही गतिविधियों की प्राचार्य और छात्रों से जानकारी ली, जिसके चलते छात्रों और प्राचार्य के जरिए अपनी समस्याओं को मंत्री के सामने रखा गया। देखिए, हमारे उधम सिंह नगर तराई का सबसे बड़ा महाविद्यालय जो है हमारा रुद्रपुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय है। और हमारे प्राचार्य जी ने, हमारे विभाग ने एक नई पहल ये की है कि हम तराई के लिए, किसानों के लिए शोध यहाँ पे करेंगे। यहाँ जो हमारी थारू जनजाति है उसके लिए भी शोध किया जाएगा। और हम यहाँ पे 8 नए सब्जेक्ट चलाएंगे जिसमें कि रोजगार परक पाठ्यक्रम पढ़ाए जाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी की इच्छा ये है कि हर कॉलेज एक गांव को गोद लेगा और हर कॉलेज मिनिमम जो है 3 से 5 जो है रोजगार परक पाठ्यक्रम चलाएगा, जिससे बच्चों को स्वरोजगार मिल सके। और हम लोगों ने इस महाविद्यालय के छात्रों के लिए पुस्तक से लेके, फर्नीचर से लेके, क्रीड़ा मैदान से लेके, बाउंड्री से लेके, स्टेडियम से लेके, जो चाहिए बच्चों को, कंप्यूटर से लेके, स्मार्ट क्लास से लेके, ई ग्रंथालय से लेके, ई लाइब्रेरी से लेके, ये सारी सुविधाएं हम इस कॉलेज को दे रहे हैं। उत्तराखंड में 2022 चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं और राजनीति भी गरमाने लगी है। इस क्रम में कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की मौजूदगी में चक्राता क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने पार्टी की सदस्यता हासिल की और प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का मानना है कि इससे पार्टी को और मजबूती मिलेगी और आगामी चुनाव में इसके बेहतर परिणाम होंगे। मैं देख रहा हूँ 2017 का जब मैं विधानसभा चुनाव लड़ रहा था, उस दरमियान नौजवान साथियों में एक जोश था, जज्बा था, मोदी जी के नाम पर जो है वोट देने की बात कर रहे थे। लेकिन आज जो है परिस्थितियां बदली हुई है। आज नौजवान साथी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, किसान भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और वो आज फिर कांग्रेस को रुख करने का काम कर रहा है। तो इससे पूर्व भी, आज भी और यहाँ राजधानी में भी और पूरे प्रदेश के अंदर भी लोग बड़ी संख्या में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने का काम कर रहे हैं। पौड़ी की सतपुली में सरकारी दफ्तर में नेटवर्क में खराबी के चलते सरकारी काम में बाधा पैदा हो रही है और लोगों को प्रमाण पत्र और खाता खतौनी से जुड़े दस्तावेज नहीं बन पा रहे हैं लोगों के, जिसके चलते उन्हें कई तरह की परेशानियां हो रही हैं और लंबी दूरी तय कर तहसील आने वालों को खाली हाथ मायूस होकर लौटना पड़ रहा है, जिससे लोगों में प्रशासन के खिलाफ काफी गुस्सा है। कोरोना काल के चलते विपक्ष लगातार नीट और जेईई की परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहा है, तारीखों को आगे बढ़ाने की मांग कर रहा है और सरकार पर हमलावर भी है। इस बीच सितारगंज में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए नीट और जेईई की परीक्षा रद्द करने की मांग की। साथ ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक और ज्ञापन देकर प्रदेश में बंद चीनी मिलों को खोलने और बेरोजगारों को रोजगार देने की मांग की। कई सालों से सितारगंज चीनी मिल, गदरपुर चीनी मिल ये बंद पड़ी हैं। इनको चालू करने के लिए हमने सरकार से मांग करी है, माननीय मुख्यमंत्री साहब से और एसडीएम महोदय से उनको ज्ञापन भेजा गया है। और इसमें जितनी भी काश्तकारों की गन्ना की जितनी पेमेंट रुकी है उसकी भी मांग रखी गई है। और इसमें एक विशेष तौर पे काशीपुर ऐसी शुगर मिल है जो प्राइवेट थी, जिसका पैसा मजदूरों का और किसानों का भी रुका हुआ है, उसके पैसे की भी हमने मांग रखी है। और सितारगंज में भी मजदूरों का पैसा रुका हुआ है, काश्तकारों का जबकि इन्होंने कर दिया है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसी सीजन में ये फैक्ट्री चलनी चाहिए और मजदूरों को रोजगार मिलना चाहिए और किसानों की इससे चलने से जितनी समस्या वो हल हो जाए। कांग्रेस की तरफ से हमने महामहिम राष्ट्रपति साहब को उप जिलाधिकारी के द्वारा ज्ञापन सौंपा है कि जो सरकार ने निर्णय लिया है जेईई नीट के परीक्षाएं कराने का, इसको कांग्रेस पार्टी विरोध करती है, क्योंकि ये इस समय ये कोरोना काल का समय है जिसमें 50,000 से ज़्यादा रोज लोग पॉजिटिव हो रहे हैं और ऐसी स्थिति में एक
ऐसी परीक्षाएं करानी जहां पे क्लस्टर बन सकता है, ये महामारी फैल सकती है। रुड़की में होटल एंड बार एसोसिएशन ने पत्रकार वार्ता कर सरकार की नीतियों का विरोध किया। दरअसल रुड़की के रामनगर चौक स्थित एक होटल में पत्रकार वार्ता के दौरान एसोसिएशन ने राज्य में लॉकडाउन खत्म व ओपन के उपरांत भी होटल, बैंकेट हॉल और व्यवसाय के हालात सुधारने के लिए सरकार से 4 मांगे रखी हैं और कहा कि सरकार इसे माने। बता दें कि लॉकडाउन के चलते सभी होटल स्वामियों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके चलते उनके सामने आर्थिक संकट भी पैदा हो गया। रुड़की होटल एसोसिएशन द्वारा ये प्रेस वार्ता राज्य सरकार से इस डिमांड के लिए करी गई है कि जितने भी लोग बाहरी सीमाओं से हमारे पास आते हैं उनके टेस्ट सीमा पे करे जाएं। हमारे होटल के अंदर जो कोविड-19 टेस्ट का एक इन्होंने रूल बना रखा है उसको समाप्त करें। क्वारंटाइन अवधि जो 7 दिन 14 दिन इन्होंने दी है उसको समाप्त करें और जितने भी हमारे होटल व्यवसाय से पीड़ित लोग हैं उन लोगों को टैक्स में और पोल्यूशन के टैक्स हो गए, बहुत सारे अन्य टैक्स हैं जो हमें होटल ओनर्स को देने पड़ते हैं, उसमें छूट मिले। जितने भी हमारे लोग पहाड़ से आते हैं या काम करते हैं उन लोगों के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनाएं जिसमें उन्हें एक राशि का समर्थन सरकार द्वारा दिया जाए। जितने व्यवसायी हैं उनको इंटरेस्ट फ्री लोन दें ताकि सुचारू रूप से दोबारा से ये सिस्टम रनिंग में आए। अब कई बार टिप्पणी होती है कि आप खुद सरकार में हैं और आप सरकार से मांग कर रहे हैं मीडिया की तरफ से, तो मैं आपको बता दूं ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये एक संगठन से जुड़ा मुद्दा है, होटल बार एसोसिएशन का मुद्दा है। इसमें जितने भी प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं वो कोई ना कोई संगठन या सरकारी पार्टी से जुड़े होंगे। हमारा आग्रह सिर्फ इतना है कि जो हमारे होटल व्यवसाय बिल्कुल बंद होने के कगार पे आ गए हैं उसे आप लोगों के माध्यम से, हम तो एक तरह से जनसमूह इकट्ठा कर रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से इस मुहिम में आपको भी जोड़ रहे हैं कि आवाज़ इतनी बुलंद हो जाए कि इनको एक पैकेज ऐसा मिल जाए, एक रिलीफ पैकेज, जिससे ये इंडस्ट्री अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। उत्तराखंड पर्यटन पे चलता है, अगर पर्यटन ही नहीं आएगा तो राजस्व नहीं होगा, राजस्व नहीं होगा तो डेवलपमेंट नहीं होगा। जिस तरह हम कहते हैं जय भारत जय उत्तराखंड और देवभूमि होने के नाते, तो हम लोगों का एक प्रयास है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से भी बात कर रहे हैं इस बारे में। मसूरी नगर पालिका परिषद द्वारा नगर पालिका सभागार में पालिका अध्यक्ष अनूप गुप्ता की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें 84 परिवारों को विस्थापन करने के साथ उनको आर्थिक रूप से मदद चलाए जाने को लेकर चर्चा की गई। बैठक में सर्वसम्मति से शिवनकोट के प्रभावित परिवारों को विस्थापित करने के साथ 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने के प्रस्ताव को शासन में भेजने में सहमति बनी। शासन से कि जो ये लोग हैं इनके विस्थापन किया जाए और इन्हें कुछ आर्थिक सहायता दी जाए, क्योंकि ये सब लोग मजदूर वर्ग से बिलोंग करते हैं और काफ़ी इनकी आर्थिक स्थिति खराब है। तो ताकि ये अपना गुजारा कर सके तो हम आज ये मीटिंग कॉल करके हमने शासन से मांग करी है कि इनका विस्थापन किया जाए। नगर पालिका इसमें पूर्ण रूप से पूरा सहयोग करेगी। जो भी इसके लिए भूमि की आवश्यकता होगी नगर पालिका वो पूरी भूमि देने को तैयार है। शासन इसमें हमें कुछ पैसा दे के मदद करे ताकि हम इनका विस्थापन कर सके, इनके लिए आवासीय कॉलोनी बना सके, चाहे वो प्रधानमंत्री आवासीय योजना के अंतर्गत हो या MDD के अंतर्गत हो, किसी भी योजना के अंदर शासन इसमें इनकी व्यवस्था करे। हमारे सभी सम्मानित सभासद गणों ने इनके लिए आवाज़ उठाई है, तो मेरे हिसाब से नियमानुसार उनको विस्थापित किया जा सकता है। कहीं ना कहीं एक बात आई थी वैध और अवैध की। देखिए ये आप सबको पता है कि अगर अवैध लोग होते हैं तो हम उनके लिए प्रकाश व्यवस्था भी दे रहे हैं, सड़क व्यवस्था भी दे रहे हैं, वोटर लिस्ट में उनका नाम है। वोटर लिस्ट कैसे बनती है? नगर पालिका से BLO जाते हैं, उनके माध्यम से बनती है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई अवैध है, कहीं ना कहीं मूक सहमति है तभी ये लोग आए। और अगर ये लोग वैध है और जनता है हमारी, हम इनको चाहे तो नियमानुसार विस्थापित कर सकते हैं। शासनादेश के अनुसार नगर पालिका के पास ऐसी कोई भी पावर नहीं है कि हम इनको भूमि दे सके। तो ऑब्वियसली हमने इसी को ध्यान में रखते हुए शासन को प्रस्ताव भेजा है। इसमें जो मेन मुद्दा और जो इसका रिजल्ट निकल करके आया है
वो ये है कि हम शासन से ये रिक्वेस्ट करें कि जो विस्थापित हो रहे हैं परिवार और जिनकी रोजी रोटी छिन गई है, क्या उनको हम जो है लैंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो क्या उसका रूल होगा, कैसे होगा, तो उनसे उचित दिशा निर्देश लेने के लिए पत्राचार किया जाएगा पालिका की तरफ से। दूसरा हमने प्रस्ताव में ये है इशू कि ये जो लोग हैं इनको कुछ एक मुआवजा राशि, एक सहायता राशि प्रोवाइड करवाई जाए, उसके लिए भी हम शासन से एक पत्राचार करेंगे। तो ये दो इम्पोर्टेंट इशू जो हैं आज बोर्ड में। विधानसभा के आगामी मॉनसून सत्र की तैयारियों को लेकर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा भवन में सभा मंडप का निरीक्षण किया और इस दौरान अग्रवाल ने कोविड-19 के दृष्टिगत सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए विधायकों के बैठने की व्यवस्था का जायजा लिया। तो अध्यक्ष ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कोरोना के चलते इस बार विधानसभा सत्र चलाना एक चुनौती से कम नहीं। ये भी कहा कि इस चुनौती को स्वीकार करते हुए सुरक्षा के सभी इंतजाम को पुख्ता कर विधानसभा सत्र को चलाया जाएगा। देखिए, हम हर पहलू पे विचार कर रहे हैं और निश्चित रूप से सोशल डिस्टेंसिंग इसका जो एक हमारे को ये लगता है कि वो अति आवश्यक है, तो उस पर भी हम विचार कर रहे हैं। कैसे उनको अंदर जाना है, कैसे उनको यहाँ पे टेस्ट होना है, कैसे उनको यहाँ पे जाएँ तो सैनिटाइज करना है, हर बिंदु पर विचार करते हुए हम लोग लगातार बैठकें कर रहे हैं। और मुझे लगता है और 2-4 दिन बाद या जब भी हमारा ये अंतिम स्थिति में आएगा, और चुनौती जरूर है लेकिन हम इसे चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं और अच्छे ढंग से हमारा विधानसभा सत्र संपन्न होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। बंशीधर भगत को उत्तराखंड अध्यक्ष की कमान संभाले 7 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक कार्य समिति और मोर्चे का गठन नहीं हो पाया, जिसे लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं की निगाहें संगठन विस्तार पर टिक गई हैं। हालांकि पिछले दिनों प्रदेश अध्यक्ष भगत की अध्यक्षता में हुई कोर कमेटी की बैठक के बाद अब संगठन का विस्तार होना तय माना जा रहा है। जनता पार्टी की लगातार बैठकें होती रहती है, एक सामान्य प्रक्रिया है, किंतु अभी कार्य समिति की घोषणा होनी है और तमाम प्रकोष्ठ और मोर्चों की घोषणा होनी है। 1 सप्ताह के अंदर अंदर ये सारी घोषणाएं हो जाएगी, जिस प्रकार से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है, ताकि जल्दी से जल्दी गठन हो और फिर अपने अपने काम पे सब लग जाए, ये अध्यक्ष जी ने कहा। उत्तराखंड में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए खेल विभाग हरकत में आ गया है और पढ़ाई से लेकर नौकरी तक में खिलाड़ियों को आरक्षण देने की सरकार से सिफारिश की जा रही है। खेल विभाग की इस सिफारिश का क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के पूर्व अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट ने स्वागत किया। उनका कहना है कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए सरकार खेल विभाग की सिफारिश को लागू करे। हरियाणा में सबसे ज्यादा खिलाड़ियों पर खर्च किया जाता है। निश्चित रूप से अच्छी पहल है, खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए। हर राज्य में, हरियाणा में सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस खिलाड़ियों को देते हैं। जो स्टेट या नेशनल खेला होगा उसको तत्काल कैश का बड़ा भारी इनाम भी देते हैं लाखों में, और नौकरी पक्की हो जाती है उसके क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंगली। उसी तरह से उत्तराखंड में भी होना चाहिए, प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। हम भी इस पक्ष में और सरकार से अपील करेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा की गई, इसको तत्काल जो है क्रियान्वित किया जाना आवश्यक है राज्य के हित में। बाजपुर के इंटर कॉलेज में उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ की एक बैठक हुई। बैठक में शिक्षकों ने 3 महीने से वेतन न मिलने पर आक्रोश व्यक्त किया और जल्द ही सरकार से वेतन देने की मांग की। हमारा बैठने का जो मुख्य मुद्दा है वो वेतन है, क्योंकि हमें जून, जुलाई और लगभग अगस्त भी अब एंड होने वाला है, 3 माह से वेतन नहीं मिला है। और लगभग जो है अशासकीय विद्यालय, जितने भी अशासकीय विद्यालय हैं, सारे कर्मचारियों के फ़ोन आ रहे हैं कि हमें भाई वेतन देना है और हमें हमें जो है कार लोन देना है, हाउस ऋण देना है। हम दें कहाँ से, सैलरी नहीं आ रही है, हम क्या करें ऐसी पोजीशन पे। तो इस वजह से हम लोगों ने जो है तुरंत जो है हमने अपनी प्रांतीय जो कमेटी है उनसे बात की, और प्रांतीय कमेटी ने हमें डायरेक्शन दिया कि आप लोग जो है 29 तारीख तक आप लोग देख लीजिए, अगर साइन हो जाता है ठीक है, अगर साइन नहीं होता है तो इसके बाद हम आगे की रणनीति तय करेंगे।
कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर डोईवाला की कोतवाली पुलिस अलर्ट और जागरूक होकर पुलिस के कार्यों को अंजाम दे रही है। डोईवाला के पुलिस क्षेत्राधिकारी डीसी डोंडियाल ने पुलिस कर्मियों को दिए सतर्क और सुरक्षित रहने के निर्देश। कोरोना को देखते हुए, क्योंकि अभी इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई दवा नहीं आई है और ये फैल ही रहा है, तो इसको देखते हुए फोर्स को बार बार अवेयर करने की ज़रूरत है कि आप कैसे काम करेंगे और कैसे कम से कम एक दूसरे से भी टच में रहेंगे, जिससे कि आपस में भी ये ना फैले। तो इसको लेकर के सबसे वार्ता की गई कि कहीं पे कोई अरेस्टिंग होनी है तो उसके लिए एक अलग से टीम बनी है जो बाकायदा पीपीई किट में रहेगी, 24 आवर थाने में रहेगी। कहीं पे ऐसी सूचना आती है तो पहले वो थाने को सूचना देंगे, कोविड की गाड़ी में वही पीपीई किट वाले जाएंगे, वो अरेस्टिंग करेंगे। और अब कहीं पे भी कोई अलौकिक समस्या है, कोई और बात है, तो उसको कैसे हमें डील करना है, उन सबको लेकर के अपने स्टाफ के साथ में विचार विमर्श किया गया है। और उसको कोरोना को लेकर जोशीमठ में 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भगवान विष्णु के स्वरूप फ्यूला नारायण धाम के कपाट शीतकाल तक के लिए बंद कर दिए गए। इसे लेके सैकड़ों श्रद्धालु कपाट बंद होने के शुभ अवसर को लेकर नारायण धाम पहुंचे। कोरोना के चलते हर तरह के धार्मिक कार्यक्रमों पे पूरी तरीके से बैन किया गया है, इसलिए लोग भी जागरूक होकर सावधानी बरत रहे हैं और प्रशासन भी लगातार अपील कर रहा है कि सावधान रहे। इस कड़ी में मुस्लिम समाज के लोग पैगंबर मोहम्मद की याद में ताजिया जुलूस निकालकर हर साल जो मुहर्रम मनाते थे, इस बार जुलूस पर कोरोना का असर देखने को मिल रहा है। जो ताजिया निकलने वाला है 30 तारीख को, उसके संबंध में जो सरकार की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार ये है कि जुलूस के रूप में नहीं निकलेगा, क्योंकि पूरा प्रतिबंधित किया गया है और ये माननीय न्यायालय के भी आदेश है। तो उसी चीज़ से माननीय जो सभी प्रतिनिधिगण यहाँ पे आए थे, मुस्लिम समुदाय के लोग थे, उनको अवगत कराया गया कि जो भी सरकार की गाइडलाइन है या भारत सरकार चाहे राज्य सरकार कि उसका अनुपालन करें और व्यवस्था बनाने में सहयोग करें, ताकि जो कोविड का जो संक्रमण है उसको नियंत्रण किया जा सके। मुस्लिम समुदाय की ओर से मुस्लिम समुदाय का ये था कि जो जैसे पहले त्यौहार होता था उसी तरीके से करने दिया जाए, लेकिन हमने उनको सरकार की जो गाइडलाइन है उनसे अवगत कराया और वो लोग भी इस चीज़ को समझ रहे हैं। जेईई और नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर कांग्रेस सड़क पर उतर आई है। पार्टी हाईकमान के आह्वान पर हरिद्वार में भगत सिंह चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग की। ऐसे समय पर जब कोरोना महामारी का दौर है, ऐसे समय में परीक्षाएं करवाना छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ, उनके स्वास्थ्य के साथ एक खिलवाड़ है। आप सब लोग जानते हैं कि किसी भी देश का छात्र, उसका युवा देश का भविष्य होता है। हम देश के भविष्य के साथ क्या मजाक कर रहे हैं ऐसे समय परीक्षाएं करा के। और हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो IITs के हैं और IIMs के हैं, उन्होंने बहुत सारे और रास्ते बताए हैं कि जिन रास्तों पर चलकर बिना परीक्षाएं करा करके छात्र छात्राओं को प्रवेश दिया जा सकता है। परंतु ये संवेदनहीन सरकार इसके कान में जू नहीं रेंग रही है और ये बिल्कुल मजाक बनाकर रखा है, ऐसी नीतियां बना रहे हैं, ऐसी गलत काम करने का काम कर रहे हैं जिससे पूरे देश का भविष्य अंधकार में चले जाए। हम इसका विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि कोई और विकल्प निकाला जाए और परीक्षाएं रद्द की जाए। देखिए, आज पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर कोरोना महामारी के रूप में, बड़ी महामारी के रूप में पहुंच चुकी है और ऐसे में युवाओं को इस गर्त में धकेलना, महामारी में धकेलना, ये जो केंद्र सरकार ने तुगलकी आदेश किए हैं, इसके विरोध में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी के आदेश पर आज पूरे प्रदेश के अंदर धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। इसके खिलाफ युवा देश का भविष्य है और युवाओं को इस महामारी में सीधा सीधा धकेलने का आरोप कांग्रेस पार्टी इस भाजपा के ऊपर लगा रही है। हम इस धरने के माध्यम से शिक्षा मंत्री से और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से ये कहना चाह रहे हैं। हरिद्वार के ऋषिकुल आयुर्वेदिक विभाग की ओर से इन दिनों कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर्स को आयुष रक्षा किट वितरित की जा रही है। विभाग की तरफ से अब तक कई हजार रक्षा किट बांटी गई हैं। एक कमेटी बना करके पूरा आयुष रक्षा किट हमने तैयार करवाया। ये ऋषिकुल स्टेट फार्मेसी में बन के हमको प्राप्त हुआ है। हमने सभी लोगों को, इसमें 7 चीज़ें हैं काढ़े में, जिसमें वासा, गिलोय, तुलसी, मधुयष्टि, पिपली, मरीच, सौंठ। इसके बाद ये क्वाथ है कि प्रत्येक रोगी को सुबह शाम पीना है। इसको क्वाथ के विधि से पका करके कि 1 गिलास पानी में करीब 1 चम्मच पाउडर डाल करके उसको पकाएं, 1/4 शेष रह जाए तो उसको छान के पिए। दूसरा हमने गिलोय घन बटी या उसका नाम है संसमनी बटी, 1 गोली सुबह शाम। तीसरा अश्वगंधा
घनबटी है, 1 गोली सुबह शाम। ये 15 दिन का आयुष रक्षा किट तैयार किया गया है। इसके सेवन करने से प्रत्येक प्रकार के रोगों के लिए दूर करने की क्षमता है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। आयुर्वेद जो हमारी पद्धति है, इतनी प्राचीन पद्धति है, इसी से संबंधित जो भी इम्यूनिटी बढ़ाना, प्रतिरोधक क्षमता जो हम शरीर में बढ़नी चाहिए, वो हमारा सारा स्टाफ, या डॉक्टर हो या पैरामेडिकल स्टाफ हो, या हमारे जो पीजी के स्टूडेंट्स, फिलहाल यूजी के स्टूडेंट्स की तो लॉकडाउन से छुट्टी चल रही है, वो सब अपने आयुष किट जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई है उसका तो यूज कर ही रहे हैं। आप हमारे कैंपस में जाके देखेंगे, जगह जगह हमारे ग्लोए मिलेगा, इस तरह का सुगंधा, ये सब चीज़ें हम पहले से ही यूज कर रहे हैं और हमारी प्रतिरोधक क्षमता इतनी है कि हम। पौड़ी पुलिस ने क्षेत्र में रह रही नेपाल मूल की किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। परिजनों के अनुसार युवती अभी नाबालिग है। पुलिस ने युवक के खिलाफ पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच महिला दारोगा को सौंपी गई है। ये इस प्रकार की प्रवृत्ति का ये पहले भी एक बार ये जो कंडोलिया मंदिर में, कंडोलिया के रोड पे ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस टीम एक घर में खुदाई कर 4 लाशों की तलाश करने लगी। इस घटना की जानकारी के बाद कुमाऊं आईजी अजय रौतेला, एसएसपी और कई आलाधिकारी मौके पर पहुंचे और कई थानों की पुलिस फोर्स ट्रांजिट कैंप पहुंची। कई घंटों की खुदाई के बाद पुलिस की टीम ने 4 शवों को बरामद किया, निकाला उन्हें। आरोपी ने पुलिस की सख्त पूछताछ में कबूला कि उसने अपने सास ससुर और 2 सालियों की हत्या कर शव को घर में ही दफना दिया था। और पुलिस लगातार इस मामले की चूंकि जांच कर रही थी और जिस शख्स ने कबूल किया था उसी के कबूलनामे के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। आगे बढ़ते हैं। नैनीताल में चल रहे 6 दिवसीय 118वें श्री मां नंदा देवी महोत्सव का धार्मिक अनुष्ठानों के साथ सादगी से समापन हुआ। कोविड-19 के चलते अब की बार मां नंदा सुनंदा के डोले को नगर भ्रमण करने की बजाय नंदा देवी मंदिर परिसर के भीतर ही परिक्रमा कराने के बाद मूर्तियों का नैनी झील में विसर्जन किया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।